रहेगा और क्लास सिक्स की पॉलिटी आज हम शुरू कर रहे हैं। ओके, जिसमें पहला टॉपिक हमारा विविधता, जो कि सीटेट का भी पहला ही टॉपिक है, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। ठीक है, ये जो विविधता वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, सब ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो अभी परीक्षा हुई है 7 जुलाई में, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ओके, अभी लास्ट में आपको पता ही है कि हम पहले चैप्टर करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न 2023 और 24 में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको हम सॉल्व कराते हैं, और इस चैप्टर के भी हमको कुछ 10-12 क्वेश्चंस मिले हैं, वो हम आपको कराते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी होती क्या है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, विविधता की समझ। विविधता को इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता। देखिए, विविधता का मतलब ये है कि हम सब किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं, है ना। हम भाषा के तौर पर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। हमारी मातृभाषा अलग है, आपकी मातृभाषा अलग है। हिंदी हालांकि सेम हो, लेकिन मातृभाषा अलग अलग है। हमारा खान पान अलग हो सकता है। ठीक है, हमारा धर्म अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं। हमारा आपका रहन सहन अलग अलग है। तो ये क्या है? ये विविधता है। उसके बावजूद भी हम सब भारतीय हैं, यानी कि एकता है। इसको कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, और तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत समझते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है और पेडागोजी क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का हमारा चैप्टर रहेगा, यहाँ से आपकी पेडागोजी भी कंप्लीट होगी एसएसटी की, और थ्योरी तो कंप्लीट हो ही रही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। ठीक है, और जैसे कि वे न केवल अलग अलग दिखते हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, है ना। और उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी अलग अलग होते हैं। हिंदू के त्यौहार अलग हैं, मुस्लिम के त्यौहार अलग हैं, और कुछ त्यौहार जैसे सिखों के अलग हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों में भिन्नताएं होती हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध भी बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में क्या है? विविधता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही समझेंगे। अब जैसे विविधता का मतलब एक बात और है, जैसे ये 3 पिक्चर आपके सामने हैं और तीनों को अलग अलग तीनों बच्चों ने बनाया है। ठीक है, क्या इन तीनों में कहीं पर आपको कोई समानता दिख रही है? हालांकि चित्र तो हैं, लेकिन बच्चों ने अलग अलग बनाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही उम्र के 3 बच्चे हैं, लेकिन जो चित्र हैं वो अलग अलग बने हैं, है ना, क्योंकि सेम नहीं हो सकते। क्योंकि भाई सबका जो है चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता यहाँ पे दिख पा रही है, बच्चों की चित्रकारी में जिस तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिटी है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान, इन सब चीज़ों में भी डाइवर्सिटी होती है, यानी कि भिन्नता होती है। ये जो यहाँ पे कहानी दी गई है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारा कोई मतलब नहीं है, और जहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वही समझेंगे। देखिए, तो हम लोग किस किस तरीके से हम लोग खान पान में, पहनावे में, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन सब चीज़ों में आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ठीक है, और इस तरीके से चलिए अब यहाँ से चीज़ें आपको थोड़ी डीप में समझनी है, और यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। पॉइंट कहता है कि आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, है ना, और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे जिनको भोजन करना, शाम का भोजन मिलना मुश्किल है, कपड़े नहीं शुद्ध पहन पाते हैं, उनकी ज़रूरतें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने आपको अभी ऊपर बताया है, विविधता को लेकर के। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत डीप समझना है। ये विविधता का रूप नहीं है। अमीर और गरीब होना ये विविधता का रूप नहीं है। भाषा में अंतर, पहनावे में अंतर, ठीक है, धर्म में अंतर, हमारे जो संस्कृति है उसमें अंतर होना, ये विविधता है। लेकिन अमीरी गरीबी, इट इज नॉट डाइवर्सिटी। ये विविधता का रूप नहीं है। इसको खूब लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बल्कि गैर बराबरी का एक रूप है। सर गैर बराबरी क्या होती है? गैर बराबरी का मतलब है
कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं, न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। फिर सही किसका रूप है? ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी कही जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो अमीरी गरीबी का ये जो इकोनॉमिक कंडीशन की जो व्यवस्था है, ठीक है, प्रॉब्लम है, ये असमानता है, ये विविधता नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। आपसे प्रश्न पूछ लेगा अमीरी और गरीबी ये विविधता है या असमानता है, तो ये असमानता है। ठीक है, विविधता नहीं है। विविधता कैसे होगी? हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, खान पान, ये सब चीजें विविधता के रूप हैं। चलिए, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, ये जो जाति व्यवस्था है ये भी डाइवर्सिटी नहीं है, ये भी असमानता है। जैसे हम सब अलग अलग जाति के हैं, ठीक है, कोई शर्मा जी हैं, मिश्रा जी हैं, गुप्ता जी हैं, अवस्थी जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जाति व्यवस्था बनाई गई ये भी असमानता का एक रूप है, ये विविधता नहीं कहलाएगी। ठीक है, इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते। ये जो पहले हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पीछे चैप्टर हमने पढ़ा था जाति को लेकर के, तो जो ब्राह्मणों ने जिस तरीके से लोगों को जाति में बांट दिया, पहले वो जनजाति में थे, फिर उनको कुछ जातियां दे दी गई, तो जो पहले जिस तरीके के काम करते थे उसके हिसाब से उनको उस जाति में रख दिया गया, और बाद में जो है कि ये अपनी जाति को बदल नहीं सकते थे, फिर वो जिस जाति में पैदा हो रहे हैं उसी में वो रहेंगे, बदल नहीं सकते। तो इसका आधार यही था कि किस किस तरह का काम करते हैं उसके आधार पर इनको जातियों में बांट दिया गया। और जाति व्यवस्था जो है ये असमानता का उदाहरण है, ये विविधता नहीं है। अमीरी गरीबी भी असमानता है, ये विविधता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत डीप समझना है। यहाँ से प्रश्न जो रहेगा वो आपका पेडागोजी क्वेश्चन भी बनेगा, सिंपल भी बनेगा। ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे इसको कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। भारत में विविधता देखिए, भारत जो है ये विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। भाई अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो शादी हमारे यहाँ भी होती है, शादी आपके यहाँ भी होती है। हमारे यहाँ भी लड़के लड़कियों से ही शादी करते हैं, आपके यहाँ भी लड़के लड़कियों से ही शादी करते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग हो सकता है। कुछ ऐसी रस्में होंगी जो आपके यहाँ होती हैं, हमें उनके बारे में पता तक नहीं है, हमारे यहाँ वो रस्में नहीं निभाई जाती। जो हमारे यहाँ होती हैं वो आपके यहाँ नहीं होती। तो ये क्या है? ये विविधता है। शादी एक ही तरीके से हो रही है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं, संस्कृति में बदलाव हैं, कुछ रस्में अलग अलग तरीके की हैं। ठीक है, कह रहा है ना कि एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल करने के तरीके अलग अलग हैं। अच्छा, अब कह रहा है पॉइंट कि हम विविधता को कैसे समझें। थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। भाई व्यवस्था नहीं थी लेकिन फिर भी जाते तो थे किसी भी तरह, है ना। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठ करके जाते या फिर पैदल चल करके जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी, क्योंकि पहले मान लीजिए जहाँ पे व्यक्ति रह रहा है वहाँ बाढ़ आ गई या ऐसी कोई समस्या हो गई या वहाँ पे खाने वाली चीज़ें समाप्त हो गई, तो उन्हें बसने के लिए कोई बेहतर जगह ढूंढनी पड़ती थी, इसलिए वो यात्राएं करते थे या फिर व्यापार के लिए वो यात्राएं करते थे। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। अगर उन्हें कोई सही, उनके अनुकूल कोई वहाँ परिस्थिति मिल रही है, उनके अनुकूल पर्यावरण है, तो फिर वो वहाँ ज़्यादा लंबे समय तक रुकना पसंद करते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण
भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा आ गई, ठीक है, उस वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता था। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। जब ऐसी कंडीशन आ जाती थी कि सरवाइव करना मुश्किल है, देन वो वहाँ से चले जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। भाई आप जहाँ रह रहे हैं, अगर यहाँ से कहीं पर कोई दूसरे प्रदेश में चले जाएं या दूसरे देश में चले जाएं तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस आएंगे, आपके रहन सहन में भी कुछ चेंजेस आएंगे, और वहाँ वहाँ पे जिस तरीके का पहनावा होगा, हो सकता है कि आपके पहनावे में भी बदलाव आने लग जाए। तो बदलाव तो आना है, परिवर्तन तो आ जाता है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। भाई हम अगर नई जगह जाएंगे तो सब कुछ तो नया नहीं अपना लेंगे, भाई कुछ चीज़ें वहाँ की अपनाएंगे, कुछ अपनी लेकर के चलते रहेंगे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण हो जाता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभर करके सामने आ जाती थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, भारत के दो भाग हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के दो भाग हैं, लद्दाख और केरल। लद्दाख तो अभी हमने पीछे पढ़ा है ज्योग्राफी की क्लास में, है ना, कल ही शायद पढ़ा था। लद्दाख के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमने। लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक है, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, इसके लिए हम सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं लद्दाख। देखिए, तो लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका, ये लद्दाख जो है वो आपके सामने है। हम लोग पहुंच चुके हैं लद्दाख। अब यहाँ समझते हैं लद्दाख के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, एक भी पॉइंट्स का मिस मत करना। देखिए, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, हम पीछे पढ़ रहे थे सहारा रेगिस्तान। सहारा क्या है, जो गर्म रेगिस्तान है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये जम्मू और कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे कथन और कारण करके प्रश्न पूछ लेगा आपसे। कथन ए कहेगा कि लद्दाख में जो है कि बहुत ही कम खेती संभव है, नीचे कारण दे देगा इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, तो ये कारण हो जाएगा नीचे वाला, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस तरीके से लाइनों को थोड़ा ध्यान करके पढ़िएगा, यहीं से कथन कारण बन जाते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं क्योंकि भाई ठंडा ज़्यादा रहता है ना। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं और वही फिर पानी ये लोग पीते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। कहाँ के लोग भैया? लद्दाख के लोग सर। कहाँ के लोग? लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, उससे उन्हें पश्मीना ऊन मिलता है और ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। किनको बेचते हैं? ये जो पश्मीना ऊन होती है, इससे शॉल बनती है और लोग क्या करते हैं, जो ऊन होती है इस ऊन को इकट्ठा करते हैं, पश्मीना ऊन को, और फिर कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। पश्मीना शालें कहाँ बुनी जाती हैं? तो ये कश्मीर में बुनी जाती हैं। पश्मीना ऊन कहाँ से मिलता है? ये लद्दाख से मिलता है। लद्दाख में एक खास किस्म की बकरी होती है, वहाँ से मिलता है। शालें कहाँ बुनी जाती हैं? शालें कश्मीर में बुनी जाती हैं। ठीक है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना हो गया एवं मांस खाते हैं।
हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और गाय याक भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें, ये जो औरतें हैं ये पश्मीना शॉल बुन रही हैं। चलिए अब यहाँ पे आगे समझते हैं। रेगिस्तान है यहाँ पे, लद्दाख जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, और रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया। लद्दाख किसके लिए? व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। किस रास्ते पहुँचते थे? तिब्बत के रास्ते। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर के चलते थे। जो काफिले होते थे अपने साथ क्या क्या लेकर चलते थे? ये अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया, ये सब चीज़ें लेकर के चलते थे। चलिए अब यहाँ से और चीज़ को समझिए। देखिए लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। तुरंत नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म था वो कहाँ पहुँचा? तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसको? लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। ठीक है, और लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का जो ग्रंथ है उसका नाम है केसर सागा, वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। जो तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, इसको कौन गाते हैं? तो इसको वहाँ के जो मुसलमान और बौद्ध हैं वो दोनों ही गाते हैं, और उस पर नाटक भी खेलते हैं। ग्रंथ है केसर सागा, तिब्बत का है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड, आपने लद्दाख को समझ लिया। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं केरल। केरल में देखिए, यहाँ पे आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं। ये जो इमेज आपके सामने है ये मछली पकड़ने का चीनी जाल है, इससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ठीक है, चलिए केरल की बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। क्या है? केरल जो है ये दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ तो पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ क्या हैं? दूसरी तरफ, एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ पहाड़ियां। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, अनेक प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब उगाए जाते हैं यहीं पे केरल में। ठीक है, इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। यहाँ व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है इन मसालों की वजह से। ठीक है, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले कौन व्यापारी केरल आए थे? तो अरबी और यहूदी। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, अरबी और यहूदी जो हैं ये सबसे पहले केरल आए, व्यापारी हैं। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। कौन? संत थॉमस। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किनको? संत थॉमस को, जो कि ईसा मसीह के धर्मदूत हैं। ठीक है, भारत में जो ईसाई धर्म आया उसको यही लेकर के आए। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर के बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी पहले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे। कहाँ? केरल की बात हो रही है। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जान लिया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे भाई, चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं केरल में,
वे चीनी जालों से बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं और उन्हें चीनावला कहा जाता है, क्योंकि चीन के व्यापारी यहाँ आए और लोग यहाँ के लोगों ने भी उनके जाल को देख करके वैसा ही बना लिया, तो यहाँ के जाल भी उनके जाल से मिलते हैं, नाम उनका चीनावला है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। चीना चट्टी क्या है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा, चीना चट्टी क्या है? तो चीना चट्टी तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ इसकी उत्पत्ति जाहिर सी बात है चीन में हुई होगी। चीना यहाँ भी है, चीन यहाँ भी है, उत्पत्ति वहां हुई, यहाँ के लोगों ने सीख लिया क्योंकि वहां के व्यापारी केरल आए थे। ठीक है, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु किस फसल के लिए बहुत उपयुक्त है? चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। कहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं? तो भैया केरल के लोग जो हैं वो मछली, सब्जी, चावल खाते हैं, क्योंकि यहाँ मछली पकड़ने के लिए जाल भी इनके पास है, मछली भी पकड़ते हैं, और धान की फसल यहाँ अच्छी होती है, सब्जी का भी इंतजाम हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लंबी कतार, ये क्या है? ये केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम, आपने नाम सुना होगा। ओणम का एक विशेष आकर्षण नाव प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है। आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर देखिए, चलिए। जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आपने देखा ना भौगोलिक स्थिति कितनी अलग है। लद्दाख में हमने देखा कि फसल बहुत कम, ना के बराबर हो पाती है, और वहीं केरल में धान की बहुत अच्छी फसल हो रही है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। दोनों ही क्षेत्रों पर चीनी और अरब से जो आने वाले व्यापारी हैं उनका काफ़ी प्रभाव इस पर पड़ा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, है ना, जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहा गया है। और वो जो काफ़िले थे वो अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया सब लेकर के चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा, है ना। तो ये सब चीज़ें दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। केरल की जो भौगोलिक स्थिति है, मसालों की खेती, जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, है ना, ये मसाले ही तो हैं जिनकी वजह से व्यापारी यहाँ पर आना जाना शुरू किया व्यापारियों ने। वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। ऊन कौन सा? पश्मीना ऊन, जो एक खास किस्म की बकरी से मिलता है, पश्मीना ऊन। ठीक है, इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से अक्सर गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कि हमारे वर्तमान जीवन का आधार क्या है? काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे विविधता में एकता पॉइंट को पढ़िए। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विविधता भी बहुत है, हर तरीके से। भाषा के क्षेत्र में ले लो, धर्म के क्षेत्र में ले लो, संस्कृति के क्षेत्र में ले लो, रीति रिवाज के क्षेत्र में ले लो, पहनावे के तौर पर ले लो। उसके बावजूद भी हम सब भारतीय हैं, एक हैं। यही तो ताकत है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे।
उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग, जैसे कि हम सब हिंदू होने के बावजूद भी बटे किस में हैं, शर्मा में, मिश्रा में, गुप्ता में, है ना, यादव में, अलग अलग तरीके से। तो वो सोचे कि ये सब बटे हुए हैं, अलग अलग धर्म हैं इनके, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन नहीं, हम सब एक होकर के लड़ते हैं जब ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उन्होंने समझा कि विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, लेकिन नहीं, मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न क्यों ना हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे। एक यहाँ पे कविता है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित एक कविता है यहाँ पे, ठीक है। और इस कविता को हम पढ़ लेते हैं एक बार। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। छोटी सी कविता, बहुत अच्छी है। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के माध्यम से कविता लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल, ये खड़े यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से भाषण दे रहे हैं और ये इमेज आपके सामने। अब देखिए, ये जो गीत हमने ऊपर अभी जो पढ़ा, देखिए यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर के सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें चली गई और उससे भी ज़्यादा घायल हो गए। ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था कि दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, ठीक है। और क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, याद रखिएगा जो भारत की खोज किताब है ये जवाहरलाल नेहरू की है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। यानी कि अनेकता में एकता जो विचार है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। तो इस तरीके से मुझे लगता है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं 2023 और 24 में, आइए उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, जो परीक्षा हमारी अभी 7 जुलाई में हुई है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? विविधता में एकता जो मुहावरा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, ठीक है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया, यानी कि विविधता में एकता का विचार हमें दिया। ऑप्शन जो फर्स्ट रहेगा ये हमारा राइट हो जाएगा। टोटल इस चैप्टर से 14 प्रश्न हमको मिले हैं 2023 और 2024 में, 2 साल में 14 प्रश्न इस चैप्टर से। देखिए पहला प्रश्न पहला तो हो गया, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। वह कौन सा क्षेत्र है? वो पंजाब और तमिलनाडु है,
केरल और लद्दाख है, असम और हरियाणा है, गुजरात और तेलंगाना। कौन इसमें राइट हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर सटीक दिया हुआ है, हमने अभी पढ़ा। तो वो जो राज्य हैं, वो जो जगह है, ठीक है, वो जो क्षेत्र हैं वो हैं केरल और लद्दाख, ठीक है। यही वो दोनों क्षेत्र हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया और उनके सांस्कृतिक प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे केरल और लद्दाख जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया? 29 जनवरी 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अनेकता में एकता की बात की, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि कथन ए और आर को पढ़िए, ठीक है, सही विकल्प चुनिए। केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। कारण कहता है इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि केरल और लद्दाख, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है। केरल और लद्दाख की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं या जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो भिन्न हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहीं पर क्या है कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव भी हैं, या उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी भी रहा है। ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया हमारा। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया है इतिहास और भूगोल, ठीक है, अक्सर क्या है कि क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से ये बंधे रहते हैं, और ये ए और आर दोनों ही सही हैं। यहाँ पे जो आर स्टेटमेंट है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ए और आर दोनों ही यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आर सही व्याख्या कर रहा है ए की, इतिहास और भूगोल ये एक क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। जो आर स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो हमने आपको नहीं बताया, यहाँ पे लिखा है देखिए, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से अक्सर गहरा रिश्ता होता है, या यूं कहें कि इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं या गहरा रिश्ता होता है, एक ही बात है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ये सही हो गया। आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। किसको भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है? लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, क्या ये विविधता का हिस्सा है? या झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, ये भी विविधता है? विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, ठीक है। राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। ए बी सी डी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हैं, क्योंकि विवाह करने के हमारे आपके तरीके अलग होते हैं। हालांकि शादी हमारे यहाँ भी होती है, आपके यहाँ भी होती है, लेकिन उसमें कुछ रस्में अलग अलग होती हैं। और झारखंड में लोग ये जो अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। जोहार का मतलब होता है अभिवादन, स्वागत, सम्मान देना, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है, और ये जो राष्ट्र के चिन्ह या प्रतीक हैं ये भी विविधता को ही दर्शाते हैं, इसलिए इसमें सारे ही ऑप्शंस ठीक हैं। अगला प्रश्न लीजिए। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण? मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न पूछेगा कि विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। धर्म का अंतर होना। देखिए, हम धर्म के तौर पर अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल ये विविधता है। मातृभाषा हमारी आपकी अलग अलग होती है, हो सकती है, ये विविधता है ना। कहता है ना पॉइंट, हमने अभी शुरुआत में आपको पॉइंट बताया था कि हम सब खान पान, पहनावा, और खान पान की ये बात लिखी, देखो खाद्य संबंधी आदतों का अंतर है ना, खान पान हो गया और पहनावा हो गया, धर्म के तौर पर हो गया, मातृभाषा हो गई, ये सब क्या है? भिन्नताएं। ये सब भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। आर्थिक स्तर का अंतर। आर्थिक स्तर क्या है सर? ये अमीरी गरीबी की बात कर रहा है। अमीरी गरीबी जो है ये विविधता नहीं है प्यारे, ये असमानता का उदाहरण है। ये गैर बराबरी को दर्शा रहा है कि ये बराबर नहीं है दो लोग, है ना। तो ये अमीरी गरीबी जो है ये आर्थिक स्तर का अंतर, अमीरी गरीबी असमानता को दिखा रहा है।
यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था, है ना, जो लोग गरीब हैं, जिनकी भोजन घर कपड़े की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, ये विविधता नहीं है बल्कि गैर बराबरी है। इस गैर बराबरी का मतलब होता है जहाँ पे असमानता होती है। ठीक है, गैर बराबरी का मतलब होता है असमानता यानी कि गैर बराबरी। ओके, इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हम आपको देखो बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि बिल्कुल आप जीरो हैं। ठीक है, ये समझ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें बाद में तो बहुत फास्ट चलेंगी। प्रश्न कहता है, एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी? जो समाज जिस समाज का रूप एक जैसा है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी शब्द हमारा बना है यूनिफॉर्म से। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सबका रूप समान होना। जो समाज एक जैसा है, देखने में समान है, वहाँ जाहिर सी बात है एक रूपी समाज का मतलब समानता तो वहाँ है ही, समरूपता भी है, समांगता भी है, एक रूपता तो यहाँ पे लिखा ही है। कमी किस चीज़ की पाई जाएगी? वहाँ विविधता की कमी पाई जाएगी, डाइवर्सिटी की कमी पाई जाएगी। जो समाज एक रूप है, जिस समाज का रूप एक समान है, देखने में समान है, वहाँ डाइवर्सिटी की कमी पाई जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। ये शब्द उन्होंने अनेकता में एकता, ठीक है, ये अनेकता में एकता के पहलू का विवरण करने के लिए इसका प्रयोग उन्होंने किया था। ये शब्द देखिए यहाँ लिखे हैं, ये जो शब्द हैं वो यहाँ से लिए गए हैं, यहाँ से। विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान, ठीक है, और प्रोत्साहन। ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो अनेकता में एकता के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक भी लिख करके पूछ लेगा कि ये किसके शब्द हैं या किसका विवरण देने की बात, किस पहलू के विवरण के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं। यहाँ तक हमारा प्रश्न जो ये ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाए। अगला प्रश्न कहता है, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? जो धार्मिक प्रथाओं में जो विविधता दिखाई दे रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो केरल है इसकी पहाड़ियों में मसाले बहुत बढ़िया उगते हैं और ये जो मसाले हैं यही जो है इन्होंने व्यापारियों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ठीक है, तो यहाँ पे मसालों का व्यापार करने आए थे। यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लेकर के आए, है ना, यहूदी धर्म और इस्लाम लेकर के आए। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लेकर के आए। ठीक है, अब ये आगे प्रश्न कह रहा है कि केवल ए सही है और इसे कारण के रूप में माना जा सकता है कि ये रीज़न है यहाँ का। ये जो अंतर दिख रहा है यहाँ पे केरल में कि लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता है, क्या कारण हो सकता है? क्या ये सही है? क्या इसे कारण माना जा सकता है, या फिर केवल बी सही है और इसे कारण के रूप में माना जा सकता है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं और ये कारण भी वैलिड हैं, ठीक हैं, अच्छे रीज़न हैं ये, इसी वजह से यहाँ पे भिन्न भिन्न धर्मों का पालन हो रहा है और धार्मिक प्रथाओं की विविधता भी व्याप्त है। जी बिल्कुल, दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लेकर के आए, जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से यहाँ पे भिन्न भिन्न धर्म जो है पनप पाए और लोग धर्मों का पालन करते हैं और धार्मिक प्रथाओं की विविधता भी यहाँ पे व्याप्त है। तो कुल मिलाकर, और बी भी सही है, दोनों के वैलिड रीजंस भी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ये मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा था कि यहूदी और अरब, अरबी और यहूदी, ठीक है, ये केरल आए, ये व्यापारी मसालों का व्यापार करने के लिए केरल आए और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम भी लेकर के आए। ईसा मसीह के धर्मदूत, जो दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि संत थॉमस जो थे, संत थॉमस, ठीक है, ये यहाँ पे लगभग 2000 साल पहले आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म भी लेकर के आए। ठीक है, अरब से व्यापारी आए, यहाँ करके बस गए, जब यहाँ बस गए तो उनकी शाखा बढ़ गई और यहाँ पे जो इनका जो धर्म था वो भी पनप गया। ठीक है, इस तरीके से ये जो प्रश्न है वो हमारा सही और सटीक हो जाता है ऑप्शन सी में। और
ऐसा नहीं कि हर ऑप्शन में आपको सटीक लाइन ही दे देगा, थोड़ा घुमा फिरा देगा, अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो आप क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। विविधता में एकता, ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है, जवाहरलाल नेहरू। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? किस धर्म के लोग, इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। लद्दाख में लद्दाख में मुसलमान और बौद्ध, ठीक है, जो मुसलमान और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो तिब्बत का जो मौखिक ग्रंथ है केसर सागा उसको गाते हैं और उस पर क्या करते हैं, ये स्थानीय रूप, उस पर स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो मुसलमान और बौद्ध राइट हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न हमारा मुसलमान और बौद्ध जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? देखिए प्यारे दोस्तों, हमारी भाषा अलग अलग है तो ये तो विविधता का ही एक उदाहरण है, ठीक है। हम लोग धर्म में अलग अलग हैं, ये भी विविधता का ही एक उदाहरण है ना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम धर्म के तौर पर अलग हो सकते हैं, हम भाषा के तौर पर अलग हो सकते हैं, हमारी संस्कृति अलग अलग हो सकती है। ये क्या है, ये विविधता के उदाहरण हैं। लेकिन जाति व्यवस्था जो है ये विविधता का उदाहरण नहीं है। जाति व्यवस्था किसका उदाहरण है, ये असमानता का उदाहरण है, ठीक है। किसका है, ये जो है ये असमानता का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यहाँ दिया है, जाति व्यवस्था जो है ये असमानता का उदाहरण है, ठीक है। ओके, तो इसमें हमारा जो जाति व्यवस्था है वो विविधता का एक उदाहरण नहीं है, बाकी सारे विविधता के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, ये आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वला मछली पकड़ने के लिए प्रयोग होता है? कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है या फिर तमिलनाडु है? तो कह रहा है कि वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है हमारा केरल। कौन सा राज्य है, केरल, ठीक है। और यहाँ पे जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं, उन्हें चीना वला कहा जाता है। तो वो राज्य हमारा केरल हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर केरल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और कैसी रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, ये बात मानते हैं कि हम आपको स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं। और अगर आप कहेंगे तो फास्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे। हम स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एक एक लाइन, अब आप खुद देख रहे हैं कि जो हम PYQ करवा रहे हैं उसमें कहाँ से एक एक लाइन से, एक एक शब्द से प्रश्न पूछ लेता है। तो अगर आपने एक एक लाइन नहीं पढ़ी होगी तो कैसे आप 50 से 55 नंबर ला पाएंगे, ठीक है। इसीलिए अभी समय है, इसलिए हम इतना स्लो पढ़ा रहे हैं और कोर्स भी साथ में कंप्लीट हो ही रहा है। कक्षा